Assalamu alaikum 10th class. Today we will start chapter number 11 sound waves. साउंड वेव्स यूनिट नंबर 11 की जो है वो हम रिवीजन करेंगे. इसमें जिन टॉपिक्स को आपने याद करना है वो है साउंड वेव्स, साउंड रिक्वायर्ड, मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, उसमें लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी ये आ जाती हैं चारों ही. उसके बाद है साउंड इंटेंसिटी लेवल, स्पीड ऑफ साउंड, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज और एग्जांपल्स हैं, रिव्यू क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं. साउंड वेव्स, साउंड की डेफिनेशन है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का. लाइक अदर वेव्स, दूसरी वेव्स की तरह साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड भी जो है वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है. कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है. ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडीज़ द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशंस ऑफ साउंड इन आवर ईयर्स. कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसमें से आवाज़ पैदा होती है. उसकी वजह से, बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से उसके इर्द गिर्द वाली हवा जो है वो वाइब्रेट करती है. वो वाइब्रेट करती हुई हमारे कानों तक आती है जो कि हमें आवाज़ वो आवाज़ फिर हमें सुनाई देती है. अगर वाइब्रेट करती हुई बॉडी और हमारे कानों के दरमियान जो है वो कोई भी मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, खाली जगह हो, तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी. For example, in a guitar, sound is produced due to the vibrations of its strings. Our voice result from the vibrations of our vocal cord. हमारी आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है वो वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशंस की वजह से होती है. ह्यूमंस हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स. डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप्स टू हेयर दिस साउंड. मुख्तलिफ हमारे दिल वगैरह ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं, लंग्स वगैरह जो हैं वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ पैदा होती है. डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप के ज़रिए इसी आवाज़ को सुनते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी ये नहीं है इसमें आपके टॉपिक में. उसके बाद आपके सिलेबस में उसके बाद आगे ये साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशंस. ये एक्टिविटी 11.2 है. ये सारी आपने ये याद करनी है. इसमें जो है वो कह रहा है कि एक बेल जार लेना है, उसके अंदर जो है वो एक बेल रखनी है. उसको बेल जार को जो है वो वैक्यूम पम्प की प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना है और बेल को जो है वो जार के अंदर पावर सप्लाई की जो वायर्स होती हैं उसके ज़रिए, कॉर्क्स के ज़रिए जो है वो उसको हैंग कर देना है. जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे हमें आवाज़ सुनाई देगी. उसके बाद वैक्यूम पम्प को ऑन कर देना है. वैक्यूम पम्प ने क्या करना है कि जार के अंदर वाली हवा को जो है वो वैक्यूम कर लेना है, निकाल लेना है. जैसे जैसे उसने जार के अंदर वाली हवा को निकालते जाना है आवाज़ जो है वो मध्यम होती जानी है और बिल आखिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आवाज़ बिल्कुल जो है वो डाई हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हमें सुनाई नहीं देगी. उसके बाद जो है वो फिर, लेकिन वो इलेक्ट्रिक बेल बजती हुई दिखाई देगी, उसका हैमर वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देगी. हम जो है वो वैक्यूम पम्प में को जो है वो वापस हवा को अंदर जाने देते हैं. जैसे जैसे हवा जो है वो बेल जार के अंदर जाती जाएगी आवाज़ जो है वो दोबारा सुनाई देना शुरू हो जाएगी. इसका मतलब है कि आवाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है. इसी तरह आगे कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव. साउंड वेव्स की जो है वो नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है. इसमें यह है कि जैसे ही कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसके साथ वाली हवा के एयर के मालिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं. जैसा कि ये ट्यूनिंग फोर्क है. ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट करेगा तो इसके साथ वाले मालिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे. एयर के मालिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे. जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क ओ से बी की तरफ जाएगा एयर जो है वो सारी एयर की लेयर्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी. जैसा कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये एयर की सारी लेयर्स जो हैं वो ये कंप्रेस हो गई हैं. एयर की लेयर्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी. उसके बाद जो है वो जितनी देर इसने ओ से बी की तरफ जाना है ये एयर की लेयर्स जो हैं वो कंप्रेस होती रहेंगी. जैसे ही उसने बी से वापस ओ की तरफ और ए की तरफ आएगी तो ये जो है वो इसमें कंप्रेशंस कम हो जाएगी, बल्कि रेयर फ्रैक्शन जो है प्रोड्यूस हो जाएगी. नॉर्मल से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा. एयर की लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा और वो जो कंप्रेशंस पहले प्रोड्यूस हुआ था वो ये आगे शिफ्ट हो गया. ये आगे जो है वो कंप्रेशन शिफ्ट हो जाएगा. इस तरह एक कंप्रेशन, एक रेयर फ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता जाएगा और वेव्स जो है वो आगे की तरफ चलती जाएंगी. तो साउंड वेव्स जो है वो उसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स की प्रोपोगेशंस के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं. इस वजह से साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं.
Propagation of the sound waves produced by vibrating tuning fork can be understood by the vibrating tuning fork as shown in the figure. Before the vibrations of the tuning fork को वाइब्रेट करने से पहले वो कह रहा है कि ये डेंसिटीज़ जो है वो एयर के मालिक्यूल्स के दरमियान डेंसिटीज़ एक जैसी हैं। जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा तो इसमें एक कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा और एक रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जो है वो आगे की तरफ मुंतकिल होता रहेगा और हमें आवाज़ वो उसके मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स की प्रोपगेशंस के पैरेलल वाइब्रेट करते रहेंगे। जैसे जैसे वो पैरेलल वाइब्रेट करेंगे इसका मतलब है कि जो चूँकि जो है मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स की प्रोपगेशंस के पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए जो है वो साउंड वेव्स जो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इसके साथ जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स करनी है, ये आपने की हुई हैं, पहले सारा कुछ ही आपने किया हुआ है, अब एक दफ़ा तो अब हम सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं। तो ये आपने लाउडनेस की डेफिनेशन करनी है, ये यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद जो है वो इसकी एग्जांपल करनी है, यहाँ तक कर लेनी है। वॉइस इज़ लाउड। उसके बाद है व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन लाउडनेस। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ, ये इस पैराग्राफ का यानी इस हेडिंग का जो है वो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन लाउडनेस। वाइब्रेट करती हुई बॉडी के एम्पलीट्यूड का लाउडनेस के ऊपर क्या असर है। अगर तो बॉडी जो है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब है वो आवाज़ लाउड होगी, और अगर कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रही है तो वो आवाज़ मध्यम होगी। ये यहाँ तक जो है वो आपने इसको कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चंस में। लॉन्ग में आ जाएगा तो ये सारा इकट्ठा करके लिख देना, बहरहाल यहाँ तक आपने एक एग्जांपल के साथ याद कर लेना। इसी तरह जो है वो ये होगा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन लाउडनेस। वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिए का लाउडनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जितना एरिया ज़्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना एरिया कम होगा जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही जो है वो लाउडनेस ज़्यादा होगी, और जितना एरिया कम होगा उतनी लाउडनेस कम होगी। यही वो एग्जांपल दे रहा है इसमें। फॉर एग्जांपल sound produced by a large drum is louder than that by small one because of its large vibrating area। if we strike का बस यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो है वो डिस्टेंस है, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन लाउडनेस। कि वाइब्रेटिंग बॉडी से सुनने वाले का डिस्टेंस जो है वो उसका क्या असर पड़ता है लाउडनेस के ऊपर। लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो depend upon the distance of the vibrating body from the listeners। it is caused by the decreases in amplitude due to the increase in distance। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाना है एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाना है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने का मतलब है लाउडनेस जो है वो कम होती जानी है। यहाँ तक ऊपर वाला पैराग्राफ तक जो है वो उसने कर लेना है। उसके बाद जो है इसमें पिच, तो पिच की ये डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपने ये हाई पिच यहाँ तक करना है, ये द रिलेशनशिप से पहले तक। उसके बाद क्वालिटी है, और ये उसके साथ जो है वो एग्जांपल है इसकी। यही आज की आपकी डायरी है, यूनिट नंबर 11 ऑल शॉर्ट क्वेश्चन। तकरीबन ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं जो कि आपने होमवर्क करना है, और इनको इकट्ठा करके लिख देंगे तो आपकी जो है वो ये करैक्टरिस्टिक्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन सारा बन जाएगा। यहाँ तक ये सारा याद करना है आपने आज।